नमस्कार छात्रों, एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है मांग, जो कि पाठ 2 उपभोक्ता के व्यवहार एवं सिद्धांत से है। छात्रों, पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा कि एक उपभोक्ता अपने बजट सेट से अपने इष्टतम मात्रा का चयन यानी कि अपने संतुलन को कैसे प्राप्त करता है। आज हम पढ़ेंगे मांग क्या होती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में या सामान्य अर्थ में मांग का अर्थ इच्छा से लगाया जाता है। इच्छा यानी कि जब किसी व्यक्ति या उपभोक्ता को किसी वस्तु को पाने की इच्छा होती है तो उसे मांग कहते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में इच्छा होने से ही मांग नहीं बनती है, बल्कि अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ व्यापक होता है। अर्थशास्त्र में मांग के लिए किन बातों का होना आवश्यक है, तो वो पहली है इच्छा। मांग कहलाने के लिए उपभोक्ता की इच्छा होना आवश्यक है। दूसरा साधन, तीसरा व्यय की तत्परता, चौथा निश्चित मूल्य और पांचवा निश्चित समय। तो अर्थशास्त्र में मांग के लिए इन बातों का होना आवश्यक है, जैसे कि इच्छा किसी वस्तु की मांग कहलाने के लिए उपभोक्ता का इच्छा होना आवश्यक है। ये बातें, अन्य जो बातें हैं वो अगर मौजूद भी हैं लेकिन उपभोक्ता की इच्छा नहीं है उस वस्तु को प्राप्त करने की, तो हम उसे मांग नहीं कहेंगे। फिर अगर उपभोक्ता की इच्छा है उस वस्तु को पाने की, तो मांग बनने के लिए उस वस्तु को प्राप्त करने के साधन होने चाहिए। उपभोक्ता के पास साधन, जिसे कि धन या आय, यानी कि व्यक्ति की इच्छा तो है उस वस्तु को पाने की, लेकिन उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधन या धन का होना आवश्यक है। इसे जैसे कि हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति या भिखारी है, वो कार खरीदने की इच्छा रखता है, परंतु साधन के अभाव में उसकी ये इच्छा मांग नहीं कहलाएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है व्यय की तत्परता। मांग कहलाने के लिए इच्छा और साधन के साथ साथ व्यय की तत्परता भी होना चाहिए। व्यय की तत्परता यानी कि खर्च करने को तैयार। इसको जैसे कि एक कंजूस व्यक्ति है, उसके पास इच्छा और साधन के, जैसे कि एक कंजूस व्यक्ति है, वो कार खरीदने की इच्छा रखता है, उसके पास कार खरीदने के लिए साधन भी है और उसकी इच्छा भी है, मगर उस धन को या साधन को खर्च करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो अगर वो खर्च करने को तैयार नहीं है, इच्छा और साधन दोनों के होने के बावजूद भी, वो व्यक्ति की मांग नहीं कहलाएगी। उसके बाद आता है, तो छात्रों यहाँ पर ये तीनों चीज़, इच्छा, साधन और व्यय की तत्परता, ये तीनों मिलकर ही अर्थशास्त्र में बनते हैं प्रभावपूर्ण इच्छा। सामान्य अर्थ की जो इच्छा है, अर्थशास्त्र की जो वो इच्छा होती है वो प्रभावपूर्ण इच्छा होती है। प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए वस्तु को पाने की इच्छा के साथ साथ उसको पूरा करने के लिए धन होना चाहिए और उस धन को खर्च करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ निश्चित मूल्य, ये मांग का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु का संबंध कीमत से नहीं किया जाएगा, तो मांग का जो आशय है या मांग का जो अर्थ है वो पूरा नहीं होगा। जैसे यदि ये कहा जाए कि 500 किलो गेहूं की मांग है, तो ये वाक्य पूरा नहीं है। इसके लिए हमें क्या कहना होगा कि कीमत से जोड़ना होगा, यानी कि 3 रुपये प्रति किलो मूल्य पर 500 किलो गेहूं की मांग है, तो ये उस वस्तु की मांग कहलाएगी। इसके बाद है निश्चित समय। प्रभावपूर्ण इच्छा
जिसके लिए मनुष्य के पास इच्छा, साधन, व्यय की तत्परता और निश्चित मूल्य से भी वो संबंधित है। लेकिन यदि वो किसी समय से संबंधित नहीं है तो मांग का अर्थ पूरा नहीं होगा। इसके लिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग किस दिन, किस वर्ष या किस समय में कितनी है। तो छात्रों, ये अर्थशास्त्र में किसी वस्तु की मांग के लिए इन पांचों बातों का होना आवश्यक है और इन्हीं 5 पॉइंट को अर्थशास्त्र में मांग के तत्व भी कहते हैं। तो इनके आधार पर आइए हम देखते हैं कि मांग का अर्थ क्या होता है। मांग का अर्थ वस्तु की वह मात्रा होती है जो निश्चित मूल्य में उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है। ये छात्रों, ये मांग का अर्थ है। इसे आपको इन लाइन को आपको याद करना है और मांग के अर्थ को इन्हीं लाइनों को आपको लिखना होता है। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। मांग वस्तु की वो मात्रा होती है जो कि एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता अलग अलग कीमतों पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है। यानी उसके पास इच्छा भी है, क्षमता भी है। एक निश्चित मूल्य पर, निश्चित समय पर जब वो उस वस्तु को खरीदता है तो वो व्यक्ति की या उपभोक्ता की मांग होती है। अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बात मांग की क्या है कि ये हमेशा एक विशेष कीमत और विशेष समय से जोड़ी जाती है। अर्थशास्त्र में मांग में सबसे महत्व क्या रखता है? कीमत और समय। तो इस मांग को, वस्तुओं की जो मांग होती है उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। ये PX, P क्या है? वस्तु की कीमत। X वस्तु, P कीमत। कीमत है 2 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये। Q क्या है? मात्रा है। किसकी मात्रा है? X वस्तु की। तो हम ये देखते हैं 2 रुपये पर 10 इकाई, 3 रुपये पर 8 इकाई और 4 रुपये पर 6 इकाई। तो एक उपभोक्ता 2 रुपये पर कितनी मात्रा खरीदता है, खरीदने का इच्छुक है या खरीदने को तैयार है? 10 इकाई। 3 रुपये पर कितना खरीदने को तैयार है? 8 इकाई। और 4 रुपये पर कितना खरीदने को तैयार है? 6 इकाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा विभिन्न इकाई जो खरीदी जा रही है, ये उस वस्तु की क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। तो छात्रों, ये तो हमने पढ़ा मांग क्या होती है। अब हम जानते हैं कि मांग कितने प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे मांग के प्रकार। छात्रों, मांग उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर मांग 2 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिगत मांग और दूसरी है बाजार मांग। ये जो मांग के जो 2 भाग हैं वो इनकी संख्या के आधार पर बताई गई है। तो हम देखते हैं व्यक्तिगत मांग का अर्थ क्या होता है? एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के एक क्रेता द्वारा खरीदी गई मात्रा को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत मांग में क्या महत्वपूर्ण? एक क्रेता होता है जो कि बाजार की विभिन्न कीमत पर उसकी विभिन्न मात्रा को खरीदता है, उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसमें समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है, 2 रुपये पे वो 10 इकाई खरीदेगा, 3 रुपये पे वो 8 खरीदेगा और 4 रुपये पर वो 6 इकाई को खरीद रहा है। तो ये विभिन्न कीमत पर एक क्रेता द्वारा खरीदी गई जो मात्रा है उसे हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं। अब आते हैं बाजार मांग पर। बाजार मांग एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी क्रेताओं द्वारा खरीदी गई मात्रा को बाजार मांग कहते हैं। सभी क्रेता का मतलब छात्रों हम जानते हैं कि किसी वस्तु के कई क्रेता होते हैं, तो वो सभी क्रेता अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्रा को खरीदते हैं। तो उन सभी क्रेताओं की जो अलग कीमत यानी भिन्न भिन्न कीमत पर जो अलग अलग मात्रा खरीदी गई है, उन सारी मात्राओं को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें बाजार मांग प्राप्त होती है। तो छात्रों हम समझिए व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग क्या होता है। व्यक्तिगत मांग में एक क्रेता द्वारा जो खरीदी गई मात्रा है विभिन्न कीमतों पर, और बाजार मांग में
सभी क्रेताओं द्वारा, यानी एक से अधिक जो क्रेता हैं उनकी जो खरीदी गई मात्रा है उसको जब हम जोड़ देते हैं तो हमें बाजार मांग प्राप्त हो जाती है। छात्रों, यहाँ पर व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग के में अगर हम कुछ शब्द और जोड़ देते हैं तो हमें एक नई बात, मतलब नई चीज़ का ज्ञान होता है। वो शब्द है अनुसूची या तालिका। व्यक्तिगत मांग अनुसूची या तालिका, बाजार मांग अनुसूची या तालिका। अनुसूची या तालिका एक ही बात है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि अनुसूची या तालिका क्या होती है। अनुसूची तालिका, इसे हम मांग से जोड़ सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे मांग अनुसूची या मांग तालिका। इसको हम इसी के साथ समझते चलते हैं। यहाँ पर मांग तालिका या मांग अनुसूची एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली जो मात्रा है उसको बताती है। तो अब हम देखते हैं कि मांग के प्रकार की तरह ये जो मांग तालिका या मांग अनुसूची ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची या तालिका, दूसरी होती है बाजार मांग अनुसूची या तालिका। इसमें उसके अर्थ में हम बस सिर्फ दर्शाने वाली तालिका यानी कि कुछ शब्दों को जोड़कर मांग अनुसूची या मांग तालिका का अर्थ ज्ञात कर सकते हैं। एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार में एक क्रेता द्वारा खरीदी गई मात्रा को दर्शाने वाली तालिका को व्यक्तिगत मांग तालिका या अनुसूची कहते हैं। यानी कि जो हम टेबल बनाते हैं उस टेबल में एक क्रेता द्वारा विभिन्न कीमत और उस कीमत पर जो उसने विभिन्न मात्रा खरीदी है उसको जब हम लिख लेते हैं, यानी लिख कर जब हम उसको दर्शाते हैं तो उस तालिका को व्यक्तिगत मांग तालिका या अनुसूची कहते हैं। अब आते हैं बाजार मांग अनुसूची या तालिका क्या होती है। एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी क्रेताओं द्वारा खरीदी या मांगी गई मात्रा को दर्शाने वाली तालिका को बाजार मांग तालिका या अनुसूची कहते हैं। यानी कि निश्चित समय में बाजार में जो विभिन्न क्रेता हैं उन क्रेताओं ने जो मात्रा खरीदी है उसको जब हम एक टेबल में कीमत और उस कीमत पर प्राप्त की खरीदी जाने वाली जो मात्रा है उसको जब हम दर्शाते हैं तो वो जो तालिका होती है उसे ही बाजार मांग तालिका या अनुसूची कहते हैं। अब ये जो मांग तालिका है या मांग अनुसूची है वो किस प्रकार तैयार होती है छात्रों, टेबल बनाकर हम आपको दिखाते हैं। अब हम व्यक्तिगत मांग तालिका बनाते हैं। पी कीमत किसकी, एक्स वस्तु की कीमत कितनी है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये। क्यू मात्रा, क्यू मीन्स मात्रा, एक्स वस्तु की मात्रा जो कि ए व्यक्ति खरीद रहा है। ए उपभोक्ता 1 रुपये पर कितनी इकाई खरीद रहा है, 10। 2 रुपये पे कितनी खरीद रहा है, 8। 3 रुपये पे 6 और 4 रुपये पर 4 इकाई खरीद रहा है। तो छात्रों, ए उपभोक्ता द्वारा या ए व्यक्ति द्वारा ये विभिन्न कीमतों पर जो ये विभिन्न अलग अलग मात्रा खरीदने को तैयार है, इसको जब हम इस प्रकार टेबल में या तालिका में हम दर्शाते हैं तो इसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। व्यक्तिगत मांग तालिका हम देख रहे हैं कि हम बाईं तरफ हम क्या दर्शा रहे हैं, कीमत, और दाईं तरफ हम क्या दर्शा रहे हैं, वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा। तो इस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा जो खरीदी गई मात्रा है उसे व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं एक बी व्यक्ति है जो कि इसी कीमत पर जो वस्तु की मात्रा खरीद रहा है, 1 रुपये पे 8 इकाई, 2 रुपये पे 6 इकाई, 3 रुपये पे 4 इकाई और 4 रुपये पे 2 इकाई खरीद रहा है। तो इस विभिन्न कीमत पर ये जो विभिन्न मात्रा बी व्यक्ति या उपभोक्ता ने खरीदी है, ये बी व्यक्ति की खरीदी जाने वाली व्यक्तिगत मांग तालिका है। इसी प्रकार यहाँ पर सी व्यक्ति है जो इसी कीमत पर विभिन्न यानी अलग अलग मात्रा खरीद रहा है। 1 रुपये पे 12 इकाई, 2 रुपये पे 10 इकाई, 3 रुपये पे 8 इकाई और 4 रुपये पे 6 इकाई।
तो ये सी व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग तालिका होगी, जिसमें कि कीमत और उसके द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा को दर्शाया जाएगा। छात्रों, तो ये विभिन्न व्यक्तियों की अलग अलग, अगर हम सिर्फ ए व्यक्ति की कीमत और मांग दर्शाएंगे तो ये उसकी व्यक्तिगत मांग तालिका होगी। बी व्यक्ति की कीमत और मांग को दर्शाएंगे तो उसकी व्यक्तिगत मांग तालिका, और सी व्यक्ति की कीमत और मांग को हम दर्शाएंगे तो उसकी व्यक्तिगत मांग तालिका होगी। अब हम आते हैं बाजार मांग तालिका क्या होती है। बाजार मांग तालिका या अनुसूची, ये थी हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका। तो बाजार मांग तालिका, बाजार मांग में हमने क्या पढ़ा था कि निश्चित कीमत पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा जो निश्चित कीमत यानी कि निश्चित कीमत पर विभिन्न मात्रा जो उसके द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाती है, जब उनका योग करते हैं तो हमें बाजार मांग प्राप्त होता है, और उसको हम तालिका में दर्शाएंगे तो बाजार मांग तालिका होगी। तो यहाँ पर हम ए, बी और सी इन तीनों उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा का योग कर लेते हैं। तो 1 रुपये पर बाजार मांग कितनी है? 12, 8, 20, 10, 30 इकाई, यानी कि तीनों व्यक्तियों की मांग का जब योग किया है तो 1 रुपये पर उस वस्तु की मांग कितनी इकाई की है? 30 इकाई की। 2 रुपये पर उस वस्तु की बाजार मांग कितनी है? 24 इकाई। और 3 रुपये पर 18 इकाई, और 4 रुपये पर 4, 2, 6, 6, 12 इकाई। मतलब इन तीनों व्यक्तियों की मांगी जाने वाली विभिन्न कीमतों पर कुल मात्रा का जब हम योग करते हैं तो हमें क्या तैयार होती है? बाजार मांग तालिका। तो छात्रों, हमने देखा कि इस मांग तालिका में जो कीमत है, जब वो कीमत बढ़ती है तो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा में कमी हो रही है, उनकी व्यक्तिगत मांग में भी और बाजार मांग में भी। इस बात को हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि उनकी खरीदी जाने वाली मात्रा में कमी आ रही है। अब हम छात्रों पढ़ेंगे मांग वक्र क्या होता है। मांग वक्र, तो मांग वक्र, मांग तालिका जो है इसका रेखी चित्रण ही मांग वक्र कहलाता है। इसे हम इस प्रकार इसका अर्थ लिख सकते हैं, मांग तालिका का रेखी चित्रण, यानी ग्राफ पर जब हम उसको रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो वो मांग वक्र कहलाता है। तो मांग वक्र छात्रों आसान है कि किसी भी मांग तालिका को जब हम रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? मांग वक्र प्राप्त होता है। ये है मांग वक्र का अर्थ। तो मांग वक्र, मांग तालिका की तरह मांग वक्र भी 2 प्रकार का होता है। पहला व्यक्तिगत मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र, और दूसरा है बाजार मांग वक्र। छात्रों, ये व्यक्तिगत मांग वक्र व्यक्तिगत मांग तालिका की तरह आसान ही है। इसका अर्थ एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बाजार के एक क्रेता द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाला वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। यानी कि ये जो निश्चित कीमत है 1, 2, 3, 4 रुपये, एक व्यक्ति द्वारा यानी एक क्रेता द्वारा जो मात्रा है खरीदी गई है, उस तालिका को हम जब मांग वक्र पर दर्शाते हैं तो जब हम वक्र पर दर्शाते हैं तो उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। और बाजार मांग वक्र एक निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी क्रेताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाला वक्र बाजार मांग वक्र कहलाता है। यानी बाजार मांग तालिका को जब हम वक्र द्वारा दर्शाते हैं यानी रेखा चित्र द्वारा दर्शाते हैं तो बाजार मांग वक्र बन जाता है। छात्रों, अब हम ये व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर तीनों उपभोक्ताओं ए, बी और सी इनके व्यक्तिगत मांग वक्र तैयार करेंगे। यहाँ पर इनका मांग वक्र तैयार करने से पहले अर्थशास्त्र में कुछ
जो मांग वक्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है उसे हम देख लेते हैं छात्रों कि OX अक्ष पर हमेशा हमें मात्रा को दर्शाना है और OY अक्ष पर हमेशा कीमत को दर्शाना है। यह कीमत यानी P और मात्रा यानी X। सामान्यतः OX अक्ष पर हमेशा स्वतंत्र परिवर्त को दर्शाते हैं और OY पर परतंत्र को दर्शाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग जो है मांग वक्र है उसको बनाते समय जबकि कीमत इसमें स्वतंत्र परिवर्त है और मात्रा परतंत्र है, लेकिन जो स्वतंत्र परतंत्र है परिवर्त है उसे हम OY पर दर्शा रहे हैं और मात्रा जो कि परतंत्र परिवर्त है उसे हम OX पर दर्शाते हैं। तो छात्रों इस बात को मांग वक्र बनाते समय में ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम A व्यक्ति है देखते हैं कि A व्यक्ति, तो अब OY पर हमने कीमत 1 2 3 4 रुपये लिखा हुआ है और OX पर उसकी जो इन कीमतों पर वो मात्रा जो खरीद रहा है, तो 1 इकाई पर वो कितनी मात्रा खरीद रहा है 10। 1 रुपये पर कितनी मात्रा खरीद रहा है 10 इकाई। 2 रुपये पर वो कितनी खरीद रहा है 8 इकाई। 3 रुपये पर वो कितनी खरीद रहा है 6 इकाई और 4 रुपये पर वो कितनी खरीद रहा है 4 इकाई। इस प्रकार कीमत और मात्रा के आधार पर हमने ये जो बिंदु हैं कीमत और मात्रा के संयोग बिंदु, इसको हम एक रेखा द्वारा जोड़ देते हैं तो जो रेखा प्राप्त होती है इस रेखा को हम उस व्यक्ति की मांग वक्र कहेंगे। DD रेखा यानी कि मांग वक्र। तो ये A व्यक्ति की मांग वक्र है। इसी तरह हम तालिका के आधार पर B व्यक्ति की मांग वक्र तैयार करते हैं। B व्यक्ति की 1 रुपये पर वो कितनी इकाई खरीद रहा है 8 इकाई। 2 रुपये पर कितनी इकाई खरीद रहा है 6 इकाई। 3 रुपये पर वो कितनी खरीद रहा है 4 इकाई और 4 रुपये पर वो कितनी इकाई खरीद रहा है 2 इकाई। और ये कि उस B व्यक्ति या B उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई विभिन्न मात्रा विभिन्न कीमत पर उसके संयोग से जो बिंदु मिला है उसको हम ये रेखा द्वारा जोड़ देंगे तो हमें जो वक्र प्राप्त होता है उसे हम उस व्यक्ति की, ये B व्यक्ति का मांग वक्र है मांग वक्र। C व्यक्ति का मांग वक्र हम देखते हैं छात्रों। 1 रुपये पर वो कितनी इकाई खरीद रहा है 12 इकाई। 2 रुपये पर कितनी खरीद रहा है वो 2 रुपये पर 10 इकाई। 3 रुपये पर कितनी खरीदता है 8 इकाई और 4 रुपये पर कितनी खरीदता है वो 6 इकाई। तो ये इसको हम रेखा द्वारा मिला देते हैं तो ये जो हमें मांग वक्र प्राप्त हो रहा है ये C व्यक्ति का मांग वक्र है। तो छात्रों ये A व्यक्ति का व्यक्तिगत मांग वक्र है, B का व्यक्तिगत मांग वक्र है और ये C का व्यक्तिगत मांग वक्र है जो कि हम मांग तालिका के आधार पर बनाते हैं। अब बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका इन तीनों व्यक्तियों या उपभोक्ताओं द्वारा जो मात्रा खरीदी गई है विभिन्न कीमतों पर उस मात्रा का हम योग करते हैं और हम तालिका में देखते हैं कि 1 रुपये पर तीनों व्यक्ति मिलकर कितनी मात्रा खरीद रहे हैं 30। ये पहले हम आधार रेखा और आधार यानी समांतर रेखा OX, ऊर्ध्वाधर रेखा OY, इस पर हमने जैसे पहले आपको बताया कि OX पर मात्रा और OY पर हमें कीमत को दर्शाना होता है। तो अब हम देखते हैं 1 रुपये पर कितना खरीद रहे हैं, तीनों की खरीदी जाने वाली कुल मात्रा कितनी है 30। 2 रुपये पर तीनों द्वारा खरीदी जाने वाली कुल मात्रा कितनी है 24। 3 इकाई पर तीनों द्वारा खरीदी जाने वाली कुल मात्रा है 18 और 4 रुपये पर तीनों व्यक्तियों द्वारा खरीदी जाने वाली कुल मात्रा है 12 इकाई। तो उसके आधार पर उस बाजार मांग तालिका के आधार पर हमने मांग वक्र जो प्राप्त किया है वो
उस उस वस्तु की बाजार मांग वक्र कहलाती है। ये छात्रों हमें क्या प्राप्त हुआ है? बाजार मांग वक्र। छात्रों यहाँ पर हम व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र और व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका, इन दोनों को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें एक बात स्पष्ट है कि वस्तु के मूल्य में कमी होने पर, अगर हम उल्टा चलते हैं तो वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा जो है वो बढ़ रही है और मूल्य में वृद्धि के साथ उनकी मांगी जाने वाली मात्रा घट रही है। और यही बात हमें मांग वक्र से भी हम देख रहे हैं कि जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है मांग घट रही है, और कीमत जब घट रही है तो मांग बढ़ रही है। और यही बात बाजार मांग वक्र में भी है कि जब कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है, कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है। तो छात्रों यहाँ पर हमने देखा कि जो मांग वक्र और मांग तालिका है, इसमें जो बात स्पष्ट हुई है वो क्या स्पष्ट हुई है कि कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है, और जब कीमत कम हो रही है तो मांग बढ़ रही है। ये वृद्धि का सूचक है और ये कमी का सूचक है। तो छात्रों, एक उपभोक्ता द्वारा निश्चित मूल्य और निश्चित समय पर वस्तु की मांगी गई मात्रा घटेगी या बढ़ेगी। मांग वक्र किस प्रकार का होगा? ये केवल कीमत के अलावा ये मांग घटेगी या बढ़ेगी। अभी जो मांग तालिका और मांग वक्र में हम कीमत से संबंधित करके देख रहे हैं और वो कीमत बढ़ने पे बढ़ती है और कीमत घटने पर घटती है, लेकिन मांग जो है कीमत के अलावा अन्य बातों से भी प्रभावित होती है कि मांग घटेगी या बढ़ेगी। तो छात्रों, इसके बारे में हम विस्तार से विश्लेषण अगले वीडियो में करेंगे। आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मांग और उससे संबंधित अवधारणा के बारे में समझने में सक्षम होंगे। नमस्कार छात्रों।